नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान की इस खास पेशकश बीच बहस के अंदर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज़ को टटोलेंगे। जी हाँ, लगातार हिचकोला खाता 2020 जब 2021 के अंदर सफलने की रफ्तार को पकड़ना और आगे बढ़ने की रफ्तार पर जब आगे बढ़ा, तो एक तरफ शेयर मार्केट ने नई ऊंचाइयों को छुआ, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को निवेश ने भी संभाला। केंद्र सरकार ने अपने इरादे जाहिर किए और रोज़ नए अपनी तरफ से पैकेजेस की घोषणा की जो देश के हर सेक्टर को मजबूत कर रहे थे। आज के हमारे इस कार्यक्रम बीच बहस में हम देश के ऐसे दो सेक्टर की बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को और मजबूत करने में जुड़े हुए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में ख़ास मेहमान हैं जो आपको इन दोनों सेक्टर्स से जुड़ी बहुत ही बारीक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हम स्वागत करते हैं अरुण अग्रवाल साहब का, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे भी हम बहुत अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आप फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ यानी फोर्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सचिव और प्रवक्ता हैं राजस्थान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अरुण जी, स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और जानना बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली दो खास सेक्टर को लेकर के बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी तरफ से एक विशेष पैकेज की घोषणा की जो कहीं ना कहीं दोनों सेक्टर्स को और मजबूत करने की उनके इरादों को जाहिर करता है। आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ केंद्रीय कैबिनेट अपने फैसले से लगातार मजबूती देने की कोशिश कर रहा है, वहीं जो बात दूसरी तरफ हमारे सामने आ रही है कि अपार संभावनाओं के साथ इस क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की भी जो कोशिश की जा रही है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी बातचीत के क्रम की शुरुआत करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। देश की नींव माना जाता है और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, लेकिन बीते दिनों हमने देखा काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अभी के फिलहाल दो फैसलों को आप किस तरह देखते हैं? एक तो स्क्रैप परियोजना और दूसरी तरफ विशेष पैकेज की घोषणा बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने की। देखिए, अभी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार द्वारा पीआईएल के अंतर्गत 25,938 करोड़ का विशेष विशेष पैकेज की घोषणा की है। इससे मैं आपको बता देना चाहूँगा दूरदर्शन केंद्र से कि 2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार का सुअवसर मिलेगा। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक हब, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब इंडिया बनने जा रहा है, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। इन पर जो दो ये आज पॉलिसी लाए हैं, इसके कारण निश्चित रूप से भारत अब इलेक्ट्रिकल हब, व्हीकल हब बनने जा रहा है। कारण उन्होंने मूल्यह्रास लागत में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वृद्धि की है। और स्क्रैप पॉलिसी में ये जो इतने ज़्यादा पुराने वाहन हो गए थे और उसको कुछ मिलता नहीं था, इसलिए लोग उसी को रिन्यू करा करा के बार बार चलाने की चेष्टा करते थे। 25 साल, 30 साल, 50 साल, ये स्क्रैप पॉलिसी से क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि स्क्रैप आप कर दोगे तो एक तो मार्केट से, रोड से फालतू के वाहन हट जाएंगे जो पोल्यूशन इतना जबरदस्त करते थे, जिससे कारण इतने पुराने हो जाते कि उनका रिकॉर्ड नहीं था। पहले पुराने जमाने में सब मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड होता था, आज कंप्यूटराइज युग आ गया। ऐसे में सारे डाटा कंप्यूटर में पूरे ऑल इंडिया के अवेलेबल है, तो उनको पुराने वाहनों को स्क्रैप करके और उनके बदले में जो खरीदने वाले हैं, निर्माता को तो फायदा होगा ही, और जो ग्राहक है खरीदने वाले हैं उनको भी इसमें एक्सचेंज वैल्यू बहुत अच्छा अमाउंट और काफ़ी तरह की टैक्सेशन में छूट मिल रही है। तो निश्चित रूप से ये जो कारण क्या है कि पिछले 20 साल से लगातार सबसे ज़्यादा जो डिक्रीजिंग हुआ है, गिरावट आई है। जुलाई में 30.98% घटकर यूनिट के हिसाब से मैं बात करूँ 2,0790 यूनिट रह गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 2,90,931 इकाइयों का प्रोडक्शन हुआ था। इससे पहले ये गिरावट 2000 में आई थी, 20 साल पहले, जब 35.22% की गिरावट दर्ज की गई थी। उसके बाद ये 2020 और 21 में इस कोरोना काल के कारण पूरे वर्ल्ड को जो प्रभावित किया है और भारत को भी सब प्रभावित किया और हर सेक्टर को प्रभावित किया, ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये जो घोषणाएं हुई निश्चित रूप से रियायतों और नई पॉलिसी से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और साथ में पूरी केंद्रीय सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। अरुण जी, कहीं ना कहीं केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी तरफ से अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। भले ही पिछले साल हमने बहुत ज़बरदस्त गोता देखा, लेकिन जितनी तेज़ी से रिकवरी की वो भारतीय बाज़ार ने, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और उसके साथ साथ जो हमारे प्रशासनिक तंत्र के अंदर लगातार कोशिशें की जा रही हैं, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हाईवे बनाने वाले देश के तौर पर सारी दुनिया में जाने जाते हैं। जब हाईवे का इस तरह से निर्माण हो रहा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर अपनी तरफ से
अपनी उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ जब सरकार अपनी तरफ से इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज देती है तो यकीनन एक बूस्टर प्लान होता है जिसमें निवेशकर्ता भी, हमारे इंडस्ट्रीज साथी भी, वो भी अपनी तरफ से प्रोत्साहित होते हैं। क्या देखते हैं कि जब एक तरफ सरकारी स्तर के ऊपर हाईवेज़ का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी अच्छे से तैयार किया जा रहा है, उसके साथ साथ निवेश को और ज़्यादा माकूल बनाने के लिए, माहौल बेहतर बनाने के लिए जो सरकार पूरी तरह से प्रयास रहते हैं, कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को फ़ायदा होता है। और ये भारत की दूसरी या तीसरी ऐसे क्षेत्र है जो रोज़गार प्रत्यक्ष तौर पर देता है। निश्चित रूप से आप सही कर रहे हैं। अभी जो माननीय भारत सरकार का बजट आया था 2020-21 का, उस बजट में भी आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ही है रोड, लाइट, ये तो इससे क्या है, भारत एक पर्यटन क्षेत्र भी है, पूरे विश्व को आकर्षित करता है। पूरे वर्ल्ड के जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत आना पसंद करते हैं, इंडिया में और अपनी हाजिरी लगाना पसंद करते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना संभव नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक तो क्या है, इनडायरेक्ट नुकसान कम होगा, जो रोडें खराब होती है या और कुछ होता है। और आज हमारे माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी 3 दिन 4 दिन पहले ही राजस्थान में आके और दिल्ली बॉम्बे हाईवे को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाने की जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से स्वागत करूंगा। और ये लॉन्ग टर्म में जाके हर क्षेत्र में, खाली ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं, इसका प्रभाव बिजनेस के, इंडस्ट्री के और जनरल सामान्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रोग्रेसिव करके ले जाएगा भारत। स्क्रैप पॉलिसी की बात करें अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता अब इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान हो जाएगी, कहीं ना कहीं पुराना स्क्रैप रॉ मटेरियल की जो कम उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करेगा। एक दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है वो एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सारी दुनिया के लिए उभर कर सामने आ रहा है, उसको ध्यान रखते हुए भी हमारे यहाँ बीते दिनों ये पॉलिसी डिज़ाइन की गई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो स्क्रैप पॉलिसी जो आप, मैं एक बता, मेरी तो हमारी व्यापार उद्योग जगत की सदैव मांग रही है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। चूंकि प्री बजट में हमको बुलाया जाता है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी निमंत्रण आता है और हम अपने सुझाव देते हैं। और हम, मेरा तो विशेष ये सुझाव रहता था कि ये जो वाहन खड़े रहते हैं, आज किसी भी, आज जयपुर की बात करें, जयपुर अपने राजस्थान की बात करें, किसी भी थाने में चला जाए, सैकड़ों की संख्या में वाहन पड़े रहते हैं, स्क्रैप हो रहे हैं, उनका कोई। और फिर ये जो वारदातें होती है, जो ये दुर्घटना होती है, चोरी चमारी होती है, ये गलत नंबर लगा के और गलत करके जो वाहन इसमें करते हैं, इसको अंजाम देते हैं दुर्घटना को, निश्चित रूप से इससे भी दुर्घटनाओं में कमी आएगी और उनके हौसले पस्त होंगे यदि स्क्रैप पॉलिसी। और फिर स्क्रैप के लिए हमको कभी चाइना का, कभी और कंट्रियों का आज डिपेंड रहना पड़ता रहेगा। तो आज यदि स्क्रैप हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएगा तो हमको और दूसरे कंट्रियों को देखने की जरूरत नहीं। ये तो रही ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, अब ज़रा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें। राजस्थान एक बहुत बड़े क्षेत्र के तौर पर इसके अंदर उभर कर के सामने आता है। हमने राजस्व का बहुत अच्छा प्रतिशत इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि कैबिनेट का ये फैसला, ये नया बूस्टर प्लान किस तरह से हमारे सेक्टर को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल, अभी सरकार ने जो हाल ही घोषणा की है, ये कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गारमेंट और मेडअप क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की जो घोषणा हुई है, इस पैकेज में लेवी, आरओसेल की छूट, श्रम कानूनों में सुधार, संशोधित प्रौद्योगिकी उत्पादन निधि योजना ATUFS के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन और आयकर अधिनियम की सबसे बड़ी बात, आयकर अधिनियम की धारा 80 JJAA में छूट प्रदान किया गया है। इसमें आरओसेल योजना को 7 मार्च 2019 से और ROSTL राज्य और केंद्र को करों और लेवी की छूट से योजना को, इसमें इतना बड़ा बदलाव आएगा। निश्चित रूप से भारत में टेक्सटाइल की बहुत संभावना है। और राजस्थान में भी भीलवाड़ा देख लीजिए, अपने जेतारा देख लीजिए, पाली देख लीजिए, अपने यहाँ जयपुर की बात करो सांगानेर और बगरू में टेक्सटाइल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसका पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हैंडीक्राफ्ट में देखिए कितने आइटम हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। निश्चित रूप से इससे बूस्ट मिलेगा। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब मैं इसका पढ़ रहा था तो मुझे मैनमेड फाइबर अपैरल को लेकर के ख़ास प्रोत्साहन पैकेज की बात, 7,000 करोड़ रुपए केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए आवंटित किए गए। तो ये हस्तकरघा उद्योग को किस तरह से प्रभावित करता है और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या पहले कभी इस तरह से सोचा गया था? पहले देखिए, सोचा नहीं गया था। ये सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है।
ये जो आपने कहा ROSSTL योजना के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट जारी करने के लिए वित्त वर्ष 2020 के लिए 7,398 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये निश्चित रूप से निर्यात को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा कारगर कदम होगा और सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सभी निर्यात उत्पादों में शुल्क के करों में छूट RODTP के लाभ का विस्तार करने का भी निर्णय किया। सरकार ने विशेष अधिसूचना भी जारी की है जो 7/3/2019 से 31/12/2019 तक ROSSTL और MEIS के 4% की जो छूट विशेष छूट मिली है, निश्चित रूप से ये भारत को एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाएगा और मेक इन इंडिया का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का है वो निश्चित रूप से साकार होगा। क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में आदमी को 3 ही चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, कपड़ा में टेक्सटाइल के लिए अभी इन्होंने जो घोषणा की, और मकान में प्रधानमंत्री आवास योजना में इतनी तरह की योजना पूरे भारत में आ रही है। निश्चित रूप से हर गरीब को मकान भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा और खाने के लिए तकरीबन 80 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित नज़र आ रही है केंद्र सरकार। और कोविड काल ने जहां हमें बहुत सारी तकलीफ़ें दी, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छे पहलू भी हमारे सामने आए कि किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। एक तरफ मैन मेड फाइबर को लेकर के एक विशेष प्रयास किया गया है, वहीं हम देख रहे हैं कि इस पैकेज के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर के भी 4,000 करोड़ के करीब का एक पैकेज विशेष तौर पर घोषित किया गया है। हम इंडस्ट्री की बात करें, लूम इंडस्ट्री बहुत फैल चुकी है और बीते दिनों जिस तरह से दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, पूरक थी, एक तरफ फैक्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के साथ लेबर माइग्रेशन हुआ, मज़दूर अपने घर वापस पहुंच गए, लेकिन अब वापस वो लौट करके फैक्ट्रीज़ तक पहुंच रहे हैं और फैक्ट्रियों का भी विस्तार हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसके लिए? देखिए, जो आपने बात बहुत अच्छी बात भी मुझे रहमान जी, मेडप के निर्यात के लिए FOB मूल्य के 1% तक का अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन राशि किया जा रहा है। इसके अलावा जो MMF की बात क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने सरकार ने MMF फाइबर यार्न के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चे माल PTA या डंपिंग रोधी मूल्य को हटा दिया गया है। ये डंपिंग रोधी मूल्य हटाना ये सरकार की सोच का दिखा रहा है कि सरकार ने एनालिसिस एक्रेलिक फाइबर, यार्न्स, नाइटवेयर उद्योगों के लिए कच्चे माल पर डंपिंग रोधी शुल्क को भी हटा दिया गया है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव CMAT योजना के तहत निर्यातकों को भी सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र सहित MSME द्वारा निर्यात के लिए प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण पर 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बीते दिनों हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश को लेकर के कुछ बातें, कुछ तथ्य सामने आए थे और जो सारी दुनिया में प्रसारित किए गए थे, लेकिन अब देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बातें कहीं उलझी हुई थी, वो पूरी तरह से तथ्यों से दूर थी। वो था वस्त्र निर्यात को लेकर के। भारत एक बार फिर मजबूती से इस क्षेत्र के अंदर खड़ा हो रहा है जब सरकार इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके। आपको क्या लगता है वस्त्र उद्योग पर उसका सीधा कितना प्रभाव पड़ता है? पूरा वस्त्र उद्योग प्रभाव है। जैसा हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, आप उनके आंकड़े भी देखते हैं, उनकी वस्त्र में और कच्चे वस्त्र और रॉ मटेरियल में आज जूट का स्पेशली बोलूँगा मैं, कपास, जूट, इनमें आज बांग्लादेश काफ़ी प्रोग्रेस किया है। उसका कारण है कि वहाँ इंडिया से भी सस्ते मजदूर मिलते हैं, वहाँ सस्ते साधन है। वहाँ लोग जैसे हमारे यहाँ करीब 12 घंटे काम करते हैं तो वहाँ 18 घंटे वर्किंग है उनकी, बांग्लादेशियों की। तो निश्चित रूप से हमारा पड़ोसी राज्य इफेक्ट किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज यूरोपियन कंट्री जो वस्त्र में आज निर्यातक बन रही है, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, मैं पिछले साल यूरोप था तो वहाँ मैं जब शोरूम में घुमा देखा तो वहाँ मेड इन इंडिया के ही ज़्यादातर कपड़े मिल रहे। वहाँ नाम यूरोप का, उसके नीचे लेबल लगा दिया जाता है यूरोप का, और फिर कहीं ठीक से उसको सर्च किया जाए तो मेड इन इंडिया के कपड़े। मैं एक हैट की बात करता हूँ, मैं एक हैट यहाँ से लेके गया था और जब यूरोप में उस समय था, विंटर सीजन था, और फिर वही हैट मेरे को वहाँ पेरिस के एक शोरूम में मिल गया। जो हैट में यहाँ 500 रुपया में लेके गया, वहाँ उसकी कीमत 5,000 रुपया थी। तो ये भारत निर्यातक देश के रूप में पहले भी था, आज़ादी से पहले भी हम सबसे बड़े हमारा इकोनॉमिक में हाथ था पूरे वर्ल्ड में, किंतु अभी धीरे धीरे वापस। और इस केंद्रीय सरकार ने जो ये नई पॉलिसियाँ निश्चित रूप से ये कारगर करेगी। जैसे मैं बता दूंगा 2018 से 2019 से ब्याज समानता योजना का लाभ भी बढ़ा दिया गया। मर्चेंट हाउस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो MEIS है, उसको 1,415 से 31/12/20 तक इसको बढ़ा दिया गया। निर्यातक कपड़ा उत्पाद सहित के लिए चाह की है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
हाल के बजट में टेक्सटाइल के 7 टेक्सटाइल पार्क घोषित किए बनाने के लिए पूरे इंडिया में। उन्होंने अभी जो बजट पेश किया था 2020-21 उसमें 7 टेक्सटाइल पार्क पूरे भारत में। ये दर्शाता है सरकार की मंशा को, सरकार के आत्मनिर्भरता को, सरकार के मेक इन इंडिया को। मेक इन इंडिया की बात करें या आत्मनिर्भर भारत, कहीं ना कहीं सरकार की सोच को दर्शाता है और उसका साफ परिणाम भी सामने आ रहे हैं। खादी आज सारी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय हुई है, लोगों ने ख़रीदना शुरू किया है। और वो चीज़ जो पहले बहुत महंगी हुआ करती थी अब सस्ती भी हो गई, लोगों की पहुंच के अंदर हो गई है। हैंडलूम प्रोडक्ट जो हाथ से बने हुए थे उसको लेकर के भी भविष्य के अंदर काफ़ी संभावनाएं नज़र आती हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम जयपुर के आसपास की बात करें, बगरू, सांगनेरी प्रिंट कहीं ना कहीं लोगों के काम के साथ जुड़ा हुआ है, छोटे एमएसएमई सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज का सीधा लाभ किस तरह से मिलता है इनको? निश्चित रूप से मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही आपको भी ध्यान में होगा, आपके दूरदर्शन ने भी वहाँ टीम थी, केंद्र सरकार ने निर्यातक जो छोटे छोटे निर्यातक है ना, वो क्या है डायरेक्ट निर्यात अभी तक नहीं करते थे, वो ट्रेडर के मार्फत निर्यात करते थे। उसके कारण उनकी मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाती थी। अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा प्रावधान लाया है, चाहे वो छोटा सा ही निर्यातक हो, हजारों में एक्सपोर्ट करता हो, तो उसको भी डायरेक्ट अब इनरोलमेंट करने का, डायरेक्ट कोड लेने का अधिकार दे दिया गया है। और अब काफ़ी उसके बाद, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, पूरे इंडिया में राजस्थान में एक्सपोर्ट में 5% का हिस्सा है एक्सपोर्ट के रेशियो में। ऐसे में अभी राजस्थान में सेंट्रल से माननीय सेक्रेटरी महोदय आए थे और उन्होंने भी ये करके और पूरे दिन का कैंप लगा। उसमें काफ़ी निर्यातक जो हमारे बगरू से हैं, सांगानेर से हैं, जोधपुर की बात करूंगा हैंडीक्राफ्ट की, ये सारे के सारे अब उसमें डायरेक्ट इनरोलमेंट होके डायरेक्ट अपना निर्यातक नंबर लेके और डायरेक्ट निर्यात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये छोटे छोटे इतना बढ़ावा मिलेगा राजस्थान के परिपेक्ष में, जैसा आप पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान शुरू से निर्यातकों, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल का भी, भीलवाड़ा का मैं बात करना चाहूँगा, भीलवाड़ा इतना बड़ा हब है हमारा टेक्सटाइल का। ऐसे में ये बूस्टअप होंगे और आने वाला समय, ये तो चूंकि कोरोना का टाइम था पिछले 1.5 साल से, इसलिए सभी इफेक्ट हुए हैं, लेकिन आने वाला समय भारत का होगा। भारत की 5 ट्रिलियन बिलियन में जो ये पॉलिसी होगी वो निश्चित रूप से वो हम अचीव करेंगे और हमारा देश वापस एक बार विश्व गुरु बन के दुनिया को लीड करेगा। हम देखते हैं डिजिटल इंडिया अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट कर रहा है। आज के तारीख में तकनीक कहीं हमसे दूर नहीं है और तकनीक का समावेश दूर दराज से लेकर गांव देहात तक हर जगह मौजूद है, वहाँ की लोगों की रीच के अंदर है। ई कॉमर्स साइट आज छोटे गांव देहात के सामान को भी सारी दुनिया के सामने एक बाज़ार उपलब्ध करवा देती है। जब हम इस तरह की बात देखते हैं तो फिर हम बगरू के उन छोटे ब्लॉक प्रिंट छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ की बात करें, उनके लिए सारी दुनिया अवेलेबल है, वहाँ का सामान सारी दुनिया की रीच के अंदर है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जब आप सारी दुनिया के बाज़ार के अंदर अपनी दुकान पहुँचा सकते हो, लोग आपको देख सकते हैं, जान सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किसी बंदे के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए, उद्यमी के लिए। ये जो छोटे, जो सरकार अभी पॉलिसियाँ बना रही है, उनके दिमाग में, उनके जहन में यही बात है कि हम जो दूर दराज आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव में, तहसील में, धाणी में जो हमारे बैठे हुए व्यापारी या निर्यातक बोल दूं, तो उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको एक स्थान दिलाना, उनको भारत की इकोनॉमी में अपना एक अहम भूमिका निभाने के हिसाब से ये सारी पॉलिसी है। और निश्चित रूप से भारत सरकार ने ये जो नई पॉलिसी है, कोरोना काल के बाद, पिछले बार भी उन्होंने काफ़ी कुछ घोषणाएं की थी, 20 लाख करोड़ का और फिर 3 लाख का और फिर 70,000 लाख करोड़ का हमारे एमएसएमई के लिए की थी। और ये एमएसएमई के लिए बूस्टिंग सेक्टर होगा। मैं तो भारत सरकार को और हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर से जो भी आते हैं, सबको मैं ये तो बोलना ही चाहूँगा। और ये लेकिन अभी काफ़ी गुंजाइश है, अभी अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे भी चलने के लिए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। फिलहाल तो नापी है भारत ने मुट्ठी भर जमीन, फिलहाल भारत के व्यापारियों के लिए पूरा आसमान बाकी है, भारत के व्यापारियों के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो निश्चित रूप से भारत के ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, सब निश्चित एक दिन इंडिया को उस मुकाम पे पहुंचाएंगे जहां हमारे सरकार भी देखती है, विजन है उनका, भारत सरकार का, और सपना है, और निश्चित रूप से हम एक दिन प्राप्त करेंगे। आपने केंद्र सरकार की घोषणा की बात करी कि 7 टेक्सटाइल पार्क की उन्होंने घोषणा की है और हम लकी हैं कि राजस्थान के अंदर एक ऐसे ही एरिया पहले से एक पार्क के तौर पर सारी दुनिया के अंदर फेमस, एक ब्रांड के तौर पर भीलवाड़ा की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको भविष्य के अंदर इस तरह के संभावनाओं के साथ भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र अपने आप को किस तरह से कदम ताल मिला सकते हैं? पिछले
कोरोना में और उसके पहले भी भीलवाड़ा में कई टेक्सटाइल मिलें बंद होने के कगार पे आ गई थी। कोरोना काल में चूंकि ये लेबर ओरिएंटेड भी है, हालांकि आज के दिन में मॉडर्नाइजेशन हो गया, मशीनें लग गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, फिर भी ये लेबर का पलायनवाद जो कोरोना में हुआ था। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इंडस्ट्री को कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में बंद नहीं करने के कारण लेबर का पलायन तो हुआ है। पिछली बार तो 70-80% हो गया था, इस बार वो घट के 10 से 15% भी पलायन हुआ है। और लेबर भी जो पिछले साल पलायन करके गए थे, वो समझ गए कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ गांव गए, अपनी मातृभूमि में जन्मभूमि में गए, लेकिन वहाँ भी वो 6 महीना 8 महीना रुक के देख लिए कि हमको भी अपने जीवन यापन करना है, तो हमको अपने बिजनेस में जहाँ पर काम करते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस बार लेबर भी समझ गए। और फिर वैक्सीनेशन का इतना जोरदार कार्यक्रम चला है पूरे भारत सरकार द्वारा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो वर्ल्ड में शायद दूसरे नंबर पे आज इंडिया का नाम आता है। इस वैक्सीनेटेड लोग हो गए जब, और दो डोज, एक डोज तो सभी को मोटा मोटी बहुतों को लग चुकी है, और दूसरी डोज भी आज बहुत तरह को लग चुकी है, जिसके कारण हम सब सेफ महसूस करते हैं। ये मैं इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए भी सरकार का, और हमारी राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार के कदम से कदम मिलाकर, और राजस्थान सरकार ने भी कोरोना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट किया, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार संबोधन में कहा है, राजस्थान की तारीफ की है। तो मैं निश्चित रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का धन्यवाद दूंगा कि इस कोरोना काल में भी उन्होंने जो नुकसान आज दूसरे कंट्रियों को देखते हैं, यूरोपियन कंट्रियों को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, इतना नुकसान आज भारत में फिर भी नहीं हुआ। हम आराम से बैठे हुए आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। यकीनन 80 करोड़ से ज़्यादा देश की आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है, और इरादे साफ है कि हम दिसंबर तक अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर लेंगे, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से अपने इरादे जाहिर किए थे। और यकीनन ये एक आम आदमी को एक राहत की खबर देती है कि कोरोना की इस लड़ाई के अंदर अब प्रशासन भी साथ है और इंडस्ट्री भी साथ है। आखिर में आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक उद्यमी अपनी तरफ से अपने आप को, अपनी मनस्थिति को किस तरह संभाले कि जब सरकार उसका हाथ थामने के लिए तैयार है, तो उसमें वो कौन सा जोश हो, वो कौन सी सलाहियत हो, वो कौन सा हुनर हो जिसकी बदौलत वो आज सारी दुनिया में अपनी साख को एक बार फिर कायम कर सके हैं। देखिए, आपकी बात का जवाब मैं फिर 2 लाइन में ही दूंगा। भारत के उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, निर्यातकों के लिए, सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जो सिर्फ छतों तक जाते हैं। सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जो सिर्फ छतों तक जाना चाहते हैं। जिनको आसमान छूने की तमन्ना रखती है वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, जिनको आसमान छूने की तमन्ना रखते हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। रास्तों के साथ साथ मंजिल पाना हमारी और आपकी फितरत होना चाहिए, और उन मंजिलों पर चलते हुए बहुत बार दुश्वारियाँ भी आती हैं अरुण जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुश्वारियों को पार पाना ही हमारी फितरत है, क्योंकि हम भारतीय हमेशा परेशानियों के अंदर हम अपनी तरफ से अपने इरादों से उनको ज़रूर पार पा लेते हैं। आखिर में एक बुज़ुर्ग होने के नाते, और साथ ही साथ आपका एक लंबा अनुभव रहा है ये उद्यमी के तौर पर, क्या कहेंगे कि वो शख्स जो नया उद्यमी बना है, अभी इस क्षेत्र के अंदर आया है, उसको अभी समझ नहीं है वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर जा कर के नॉक करे, और जब सरकार इतनी सारी चीज़ें, खिड़की और दरवाजे उनके लिए खोल करके बैठी हुई, तो वो उनके पास जा कर के कैसे वो चीज़ें हासिल कर पाएँ जो उनके लिए तैयार की गई हैं। देखिए, उनके लिए मैं युवा उद्यमी स्टार्टअप जो हमारा इंडिया का है, और सभी के लिए यही करना चाहूँगा कि वो हर तरह से हर चीज़ को अपने हिसाब से रखें। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यकीनन हमें अपने हौसलों की उड़ान को और बुलंद करना है, और जब केंद्रीय नेतृत्व अपनी तरफ से उनके इन बुलंद इरादों के अंदर, उनके हौसलों की उड़ान के अंदर अपनी तरफ से ईंधन डालने की कोशिश कर रहा है, राहत पैकेजेस डाल रहा है, तो यकीनन हमारे लिए मंजिल आसान हो जाती है। कोविड के इस दौर को तो हमने पार पा लिया है, बस हमारी कोशिश ये होगी कि अपनी लापरवाहियों को हम ज़रा सा कंट्रोल करें, अपने आप को संयमित करें, नियमित करें, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें। अरुण जी, वो मूल मंत्र क्या होगा जो आप अपनी तरफ से आज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मूल मंत्र यही है, जिसमें क्षेत्र में जो भी हो, चाहे वो लेबर क्षेत्र में, मतलब सर्विस में है, व्यापार में है, एक्सपोर्टर है, निर्यात में है, अपने लक्ष्य को उसी हिसाब से रखें जैसा हमारे स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। युवाओं को, मैं उद्यमी को यही करना चाहूँगा, उठो जागो, और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो स्वामी विवेकानंद जी के बाद, तब तक उसमें लगे रहो। और दूसरी बात, मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बात भी करना चाहूँगा कि यदि तुम्हारा डाक दिए केहू ना से, तो अबे तुम्हें एकला चलो। यदि तुम्हारे बुलाने से, तुम्हारा साथ, तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि कोई नहीं भी आता, फिर भी अकेले चलो, तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करोगे।
लगातार अनलॉक होती संभावनाओं के बीच केंद्रीय नेतृत्व लगातार आपको सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं, और इन प्रयासों के अंदर अगर आप अपने इरादों को मजबूत कर लें तो यकीनन आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। हम भी अपने प्रोग्राम की इस मंजिल तक पहुंच गए हैं। वक्त है कि हम आज के ख़ास मेहमान अरुण अग्रवाल साहब आपको दें बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ खास प्लान जो केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर बताया, उस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दूरदर्शन परिवार का भी, जो सबसे रिलेबल चैनल है पूरे हिंदुस्तान का। आज भी सबसे शुरुआत में यही दूरदर्शन स्टार्ट हुआ और आज भी इसकी जो एक एक व्यू लाइन और एक एक जो दिखाया जाता है उस पर लोगों को, क्योंकि काफ़ी एडिटिंग, काफ़ी खूब सोच विचार के इसकी रिकॉर्डिंग होती है। मैं दूरदर्शन परिवार को मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगले बीच बहस के वायदे के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आप मुझीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।